आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्रकृति पे मिलने वाले जो संसाधन होते हैं, जो वस्तु होती है, इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जिसको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, जैसे पेड़ पौधे, इसको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है, ये कहलाता है प्राकृतिक संसाधन। इसी को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे मानव के लिए प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यदि जंगल से कोई लकड़ी काट कर लाता है और उस लकड़ी से फर्नीचर बनाता है, तो उसके द्वारा बनाए हुए फर्नीचर ये प्राकृतिक संसाधन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसमें मनुष्य का हाथ है उस फर्नीचर को बनाने में। उसी तरह से कपास, रुई, छत्तीसगढ़ी में इसको पोनी भी कहा जाता है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि कपास, रुई इसकी खेती होती है और ये रेशेदार पेड़ है, इससे सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। तो ये दोनों प्राकृतिक संसाधन नहीं कहलाएंगे। लेकिन हाँ, जंगल में जो पेड़ पौधे निरंतर बन रहे हैं, ये कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। इसी क्रम में धरती पर निकाले गए जो लौह अयस्क है, इसको हम प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। लेकिन उसी लौह अयस्क से जो लोहा बनता है और लोहे से जो विभिन्न सामान बनाए जाते हैं, इसको हम प्राकृतिक संसाधन नहीं मानेंगे, क्योंकि सामान बनाने में मनुष्य का योगदान होता है। तो ये तो हो गया प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को कई भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, फिर नवीकरण संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। आइए हम पहले देखते हैं जैविक संसाधन क्या है। तो जैविक संसाधन ऐसे संसाधन जो जीवों पर आधारित होता है, उसको हम कहते हैं जैविक संसाधन। जैसे लकड़ी, मछली, ये दोनों जैविक संसाधन हैं, क्योंकि ये क्या है, जीवों पर आधारित है। इसी क्रम में कोयला, खनिज तेल, ये भी जैविक संसाधन है, क्योंकि ये भी क्या है, जीवों पर आधारित होता है। और ये जो कोयला है, खनिज तेल है, ये मृत प्राय जीवों से, यानी ऐसे जीव जो मर गए हैं, हजारों वर्ष बाद उनके मरे हुए शरीर से ये खनिज तेल जन्म लेते हैं या बनते हैं, इसलिए इसको जैविक संसाधन कहा जाता है। इसी क्रम में दूसरा है अजैविक संसाधन। ऐसे संसाधन जो निर्जीव भौतिक संसाधन है, जो जीवों से नहीं बनते हैं, जैसे भूमि, वायु, जल, धात्विक खनिज, इसको अजैविक संसाधन कहा जाता है, क्योंकि इसको बनाने में जीवों की कोई यहाँ पर काम नहीं होती है। जैसे खनिज तेल बनाने में जीव जंतु की भूमिका होती है, लेकिन इसको बनाने में जीवों का कोई हाथ नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है अजैविक संसाधन। फिर संसाधन को एक और प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति में लगातार नवीकृत होते रहते हैं, बनते रहते हैं, ये कहलाता है नवीकरणीय संसाधन। और ऐसे संसाधन जो प्रकृति में लगातार नहीं बनते हैं, एक बार बन गए हैं और यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो दोबारा उसी जगह पर हमको उसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों संसाधन का प्रकार क्या है। तो आइए हम पढ़ते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से बनते रहते हैं, ये कहलाता है नवीकरणीय संसाधन। जैसे वायु है, जल है, प्रकाश है, ये सब
वायु ये सब वन है, ये सब नवीकरणीय संसाधन है, ये निरंतर प्रकृति में बनते रहते हैं। जब तक मनुष्य इसमें बाधा न पहुंचाए तब तक ये प्रकृति में निरंतर अबाध रूप से बनते रहते हैं, और जिस दिन मनुष्य इस पर बाधा पहुंचाता है तो ये बनने में रुकावटें डालती हैं मनुष्य की क्रियाकलापें। इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं जल से। जल कैसे बनता है, पानी कैसे बनता है, तो यहाँ हम अपने घर से उदाहरण लेते हैं। घर से जो हम पानी निकासी करते हैं वो नदी नाले में जाते हैं, नाली में जाते हैं, नाली से नाले में, नाले से नदी में, और नदियों का पानी ये जाता है सागर में। सागर में वाष्पीकृत होता है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, और ये वाष्पीकृत होकर के ऊपर वायुमंडल में पानी भाप के रूप में पहुंच जाता है। फिर पुनः जब बरसात होती है तो यही भाप पानी के रूप में बरसकर पृथ्वी को जल देती है, इसको तृप्त करती है। लेकिन हम देखते हैं कि विगत कुछ वर्षों से बारिश प्रभावित हो रही है। बारिश प्रभावित यानी बरसात में बारिश नहीं होती है, तो इसके क्या कारण हैं? इसके जिम्मेदार हम स्वयं मनुष्य ही हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे को अंधाधुंध काट रहे हैं, जिसके कारण बारिश भी नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जमीन के नीचे का भूगर्भ जल स्तर लगातार गिर रहा है। पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं ये क्या करती हैं, पानी को बांध कर रखती है, और इसी कारण जो जमीन में पानी का लेवल है ये हमेशा बना रहता है। लेकिन अब पेड़ पौधे ही नहीं हैं तो ज़मीन में पानी का लेवल कहाँ से बनेगा। पेड़ पौधे को काटकर लोग अंधाधुंध घर बना रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, और जिस अनुपात में पेड़ काट रहे हैं उस अनुपात में पेड़ नहीं लगा रहे हैं। इस कारण से जल यहाँ जो नवीकरण संसाधन है ये बनने में बाधित होती है। इसीलिए आप लोगों ने समाचार में सुना होगा, अपने गांव में भी स्वयं देखा होगा कि जैसे जैसे गर्मी का स्तर बढ़ता है भूजल स्तर में कमी आती है। हमारा बोर सूख जाता है, नलकूप सूख जाता है, कुएं का पानी सूख जाता है। तो ये सब किस कारण से होता है? ये स्वयं मनुष्य के क्रियाकलापों से ही हो रहा है। यदि मनुष्य जल्दी ही अपने क्रियाकलापों पर काबू नहीं पाएगा तो आने वाले समय में जल संकट जो है बहुत ज़्यादा गहरा जाएगी। दूसरा, मनुष्य के क्रियाकलापों से नदियाँ प्रभावित हो रही हैं। नदियाँ कैसे प्रभावित हो रही है? तो नदियों पर तो सबसे पहले क्या है, अवशिष्ट पदार्थ को बहा दिया जाता है। इसको हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं। अवशिष्ट पदार्थ क्या है? तो औद्योगिकरण के कारण जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं वहाँ से निकलने वाले जो बेकार पदार्थ हैं उसको नदी में ही बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। कुछ मात्रा में यदि पदार्थ बहाया जाता तो स्वयं नदी और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं में इतनी क्षमता होती है कि वो उस पानी को स्वयं साफ कर लेते हैं। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ बहाया जाता है तो नदी और उसमें रहने वाले जीव जंतु की क्षमता खत्म हो जाती है और नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। इस पानी को पीने से फिर इसका दुष्प्रभाव हम सब पढ़ चुके हैं। दूसरा कारण ये है, नदी का पानी जो आज प्रदूषित हो रहा है, जल स्तर घट रहा है, उसका कारण ये है कि नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। बांध बना करके नदियों के पानी को एक जगह रोक दिया जा रहा है। अब एक नदी का पानी, जैसे हसदो नदी है, उसी में कई बांध बने हुए हैं, चांपा आसपास देख लो, कोरबा में देख लो, कई बांध बने हुए हैं। तो जब जगह जगह पानी को रोका जाएगा तो नदी अपने पूर्ण वेग से नहीं बह पाएगी, और जब नदी अपने पूर्ण वेग से नहीं बह पाएगी, क्योंकि नदी एक बहती हुई धारा है, लेकिन जब नदी की धारा को रोक दिया जाता है बांध बनाकर, तो कचरा भी क्या होता है, उसके स्थान पर रुक जाता है, पानी में ठहराव आ जाता है। जब पानी में ठहराव आ जाता है तो कचरा बहकर बाहर नहीं जाता है और उसी स्थान पर एकत्रित
हो जाता है। तो आज नदी भी क्या है, गंदे नाले में परिवर्तित हो जा रही है। ये नदी का नाले के रूप में परिवर्तित होने की बात है। इसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमको कुछ उपाय करना चाहिए। जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको हमको खाद के रूप में उपयोग में लाना चाहिए, और इसके बाद जो कचरा निकलता है उसको हम रिसाइकलिंग या पुनर्चक्रण करके भी हम उपयोग में ला सकते हैं। या नदी में पानी की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, ज़्यादा बांध करके भी नहीं रखना चाहिए, ताकि ये जीव जंतु उसमें जीवित रह सके और प्राकृतिक जो नवीकरण की प्रक्रिया है वो चलती रहे। तो इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य स्वयं जागरूक हो और जागरूक होकर के इस नवीकरण की क्रिया में अपनी सहभागिता निभाएं। दूसरा है अनवीकरण संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन नवीकरण का जस्ट उल्टा है। अनवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है। उनका उपयोग करने के बाद उनका भंडारण कम हो जाएगा। जैसे कोयला, लौह अयस्क, धात्विक खनिज, ये सब क्या है, लौह अयस्क हो गया, कोयला है, खनिज तेल है, ये सब प्रकृति में एक निश्चित सीमा में है, और यदि इसका हम उपयोग करते हैं तो एक निश्चित सीमा के बाद, इसका हम दोहन करते हैं तो एक निश्चित सीमा के बाद ये समाप्त हो जाएगी और पुनः हमको उस स्थान पर फिर उस धातु की उपलब्धता नहीं रहेगी। यानी एक बार उपयोग करने के बाद वहाँ हमको पुनः वो धातु प्राप्त नहीं होगा, नवीकरण नहीं होगा। इसको बनने में हजारों वर्ष लगेंगे। तब तक के लिए हमको उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे रास्ते में पड़ता है, जैसे पत्थर खदान है, पत्थर को निकाल लिए, उसके बाद फिर वहाँ पर पत्थर नहीं बचता है, वो खदान खुला रह जाता है, उसमें पानी भर जाता है, कहीं कहीं पर उसको मिट्टी पाट के भर दिया जाता है। तो पत्थर बार बार हमको नहीं मिल रहा है, एक निश्चित सीमा के बाद वो पत्थर भी समाप्त हो जाता है। वैसा ही बड़े बड़े कोयले के खदान में होता है, एक निश्चित सीमा में कोयला प्राप्त होता है और उसके बाद फिर वो स्थान में हमको कोयले की प्राप्ति नहीं होती है, फिर हमको दूसरी जगह कोयले प्राप्त करने के लिए तलाशना पड़ता है। भारत के छत्तीसगढ़ में दल्ली राजहरा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लौह अयस्क पहले क्या है, भारी मात्रा में प्राप्त था, लौह अयस्क का खदान, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद वहाँ पर लौह अयस्क मिलना बंद हो गया और इसी के कारण वहाँ लौह अयस्क की फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इन जो संसाधन है इसकी प्राप्ति न होने के कारण उद्योग धंधे या फैक्ट्री को बंद करने पड़ जा रहे हैं। कच्चे तेल का जो सबसे बड़ा अनवीनीकरण संसाधन है कच्चा तेल, जिसका आज विश्व में बहुत ज़्यादा किल्लत प्राप्त हुआ है। कच्चा तेल आज हर देश की ज़रूरत है, हर घर में मोटरसाइकिल, हर घर में कार, हर जगह फैक्ट्री। तो इसके लिए क्या है, कच्चे तेल की ज़रूरत होती है। कच्चा तेल ये बहुत सीमित मात्रा में है। यदि वर्तमान में जिस प्रकार से कच्चे तेल का उपयोग किया जा रहा है तो आने वाले 53 वर्ष में कच्चा तेल समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, विडंबना है। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत के पास कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जबकि हमारे यहाँ उपभोक्ता ज़्यादा हैं, कच्चा तेल कम है, हमारे पास भंडार नहीं है। तो कच्चा तेल हम दूसरे देश से मंगाते हैं, ईरान, इराक, यहाँ पर कच्चा तेल का भंडार है। इन्हीं देशों से हम ये सामान आयात करते हैं। तो जब कच्चा तेल हमको ज़्यादा कीमत में मिलता है तो हमारे देश में भी कीमत बढ़ जाती है और इसके फलस्वरूप सामान का भाव भी आसमान में महंगाई छूता है और तेल की बढ़ती कीमतों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। महंगाई से उसको सामना करना पड़ता है। इसलिए क्या है, इन सब संसाधनों का उपयोग मनुष्य सोच समझ कर करे तो ही बेहतर है। और खनिज तेल के
जो संसाधन है खनिज तेल, इसके विकल्प के रूप में भी लगातार खोज जारी है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसको विशेष बल दिया जा रहा है कि तेल के जगह पर इसको बिजली या ईंधन या शक्ति के रूप में उपयोग किया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश ऐसे हैं जिसके पास ये संसाधन नहीं है, खनिज तेल नहीं है, लेकिन ये अपनी ताकत के बल पर, अपनी बाहुबली के बल पर दूसरे देशों पर ज़बरदस्ती धाक जमाकर कब्जा करके ये खनिज तेल प्राप्त कर रहे हैं। यदि मान लीजिए वो देश विरोध करेगा तो स्वाभाविक है कि युद्ध होगा और युद्ध के बाद तबाही होगी। इसलिए कई देश चुपचाप अमेरिका के कहे कर रहे हैं। ईरान और इराक में जो अमेरिकी हस्तक्षेप था, इसका परिणाम यही है। ईरान के साथ जो अमेरिका का लड़ाई चल रहा है, इसकी भी मुख्य वजह खनिज तेल ही है, कच्चे तेल ही हैं। तो ये आने वाले समय में ऐसा होगा कि खनिज तेल के कारण ही युद्ध की तबाही हमको दिखाई ना पड़ जाए। खनिज, ये जो अनवीकरण संसाधन है, इसको बचत करने के लिए कुछ हम उपाय भी कर सकते हैं। जैसे खनिज तेल को तो हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, पुनर्चक्रण नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे खनिज संसाधन हैं जैसे बॉक्साइट से बनता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सामान हम एक निश्चित समय तक उपयोग करते हैं, उसके बाद वो टूट जाता है। तो जो टूटा हुआ सामान है उसको फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसको पुनः हमको किसी न किसी माध्यम से फैक्ट्री तक लेके आना चाहिए और फिर उस फैक्ट्री में पुनः उसको गला करके नए बर्तन के आकार के रूप में उसको ढाल देना चाहिए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कहलाती है रिसाइकलिंग या पुनर्चक्रण। तो कुछ धातुओं का प्रयोग हम पुनर्चक्रण के द्वारा डबल या दोबारा उपयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में लोहा को भी कर सकते हैं, तांबा को भी कर सकते हैं, एल्युमिनियम को कर सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग के द्वारा हम इसको बचा करके रख सकते हैं। लेकिन खनिज तेल का रिसाइकलिंग नहीं होता, एक बार उपयोग हुआ मतलब फिर दोबारा वो हमको प्राप्त नहीं होगा। तो आने वाले समय में जो अनवीकरण संसाधन है, इसको बचा करके रखने की जिम्मेदारी हर मनुष्य की है, और जो नवीकरण संसाधन है इसके संरक्षण के उपाय भी हर मानव जाति की जिम्मेदारी है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संसाधन और विकास।